नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम को देने वाले हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ मैंने इसको यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। एक एक प्रश्न जो है आपका एक एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। फतेह शाही विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? झारखंड, पलामू। फतेह शाही का विद्रोह पलामू क्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में पलामू में स्थित है, और यह विद्रोह अंग्रेजी सत्ता के विस्तार के विरुद्ध एक स्थानीय विद्रोह था। और पलामू क्षेत्र जो था उस चेर शासकों के इतिहास और औपनिवेशिक काल के संघर्षों के लिए भी जाना जाता है। झारखंड का यह जो क्षेत्र है बाद में जनजातीय आंदोलनों का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के किस प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को भारत को सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दी थी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वाइसराय बनाकर भारत भेजा गया और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, जबकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा ने 1909 में लंदन में सर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी और उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। मदन लाल ढींगरा लंदन में स्थित इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर भी उस समय वहां पर सक्रिय थे। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पास करने के लिए केवल प्रश्नों के उत्तर रटना जरूरी नहीं है फ्रेंड्स, उसकी तथ्यात्मक व्याख्या या उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी को आपको कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करना आसान होता है। 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? 80वां। 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। इस तरह से 15 अगस्त 2026 को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी अस्थायी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपसे स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष पूछता है। संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्य थे, जो विभाजन के बाद घटकर 299 रह गए। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? फ्रेंड्स, यहाँ पर दिनों की बात हो रही है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1042 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 1042 दिन लगे। संविधान सभा ने 11 सत्र किए और कुल 165 दिनों तक बैठक की थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर जी और संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसका इम्प्लीमेंट या लागू कर दिया गया। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यदि आपने विस्तृत पढ़ाई की है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को लागू क्यों किया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और तिरंगे के मध्य स्थित अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है कितनी तीलियां होती हैं। ध्वज का रंग जो केसरिया है ये साहस और सफेद रंग सत्य एवं शांति का प्रतीक है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी प्रारंभिक स्वरूप को पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है, प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे?
भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया था, अधिनियमित और आत्मार्पित किया था। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि किस तिथि को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो आप बताएंगे 26 नवंबर 1949। और इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसी तिथि की स्मृति में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। एक और नया फैक्ट, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किस दिन किए गए थे? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान की हस्तलिखित प्रतियों पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे और इसी दिन जन गण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। 24 नवंबर ध्यान दीजिएगा। और संविधान 2 दिन के बाद अर्थात 26 तारीख को, 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे। सबसे पहले तो स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका है ताराबाई शिंदे और यह कृति कब प्रकाशित हुई? तो 1882 में, आजादी से पहले की बात है। भारतीय समाज में उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत ही बुरी थी। लैंगिक असमानता पर इन्होंने तीखी टिप्पणी की है। ताराबाई शिंदे सत्यशोधक समाज के विचारों से बहुत प्रभावित थी। अब बात कर लेते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिराव फूले। ये क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। किस सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने कौन सा दिवस मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा की थी और इसका उद्देश्य था पृथक पाकिस्तान देश की मांग के समर्थन में राजनीतिक दबाव को बनाना। यह घटना भारत के विभाजन से पूर्व की महत्वपूर्ण घटनाओं में गिनी जाती है। 1940 में लाहौर प्रस्ताव की मांग पाकिस्तान की मांग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है इसको। वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर कई नाम दिए गए हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद। वहादत ए दीन का आशय होता है सभी धर्मों की मूलभूत एकता से। यह विचार मौलाना अबुल कलाम आजाद के चिंतन से जुड़ा हुआ है। ये उनका दर्शन था। वे धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के समर्थक थे। स्वतंत्र भारत के ये प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी रहे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की थी? इस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे व्यापक और संवैधानिक अधिनियम था। इसके अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू की गई और प्रांतों को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए। इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव भी कराए गए थे। फ्रेंड, ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बहुत बड़ी चीज है और आप ध्यान से देखेंगे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको इस तरह के और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सौर मंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जो अपनी धुरी पर अधिकांश ग्रहों की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं? शुक्र और यूरेनस। फ्रेंड, सौर मंडल के जो अधिकांश ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं, किंतु वीनस और यूरेनस का घूर्णन असामान्य माना जाता है। ये शुक्र प्रतिगामी घूर्णन करता है जबकि यूरेनस अपनी अत्यधिक झुकी हुई धुरी के कारण विशिष्ट घूर्णन को प्रदर्शित करता है। यदि आप इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी तरह से इसको फिगर के साथ बताने का प्रयास करूंगी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किए गए थे? लॉर्ड डलहौजी।
भारत में पहली बार 1854 में सार्वभौमिक डाक व्यवस्था की गई थी और डाक टिकट जारी किए गए। यह कार्य लाल डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। डलहौजी को भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था, रेलवे, तार और लोक निर्माण कार्यों के विकास के लिए भी जाना जाता है। उनके शासनकाल में ही व्यपगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रयोग किया गया था। अक्षांश रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान से ऑप्शंस को देखिए। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर तीनों एक ही हैं। तो ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है और ध्रुवों तक खींची जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ग्लोब से संबंधित कथन है, ध्यान से देखिए इनको भी। ग्लोब पृथ्वी का त्रिआयामी मॉडल है, सही है। और ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं, हाँ सही है। और सी, ग्लोब पर पृथ्वी की आकृति का अपेक्षाकृत सही चित्रण मिलता है, ये भी सही है। गलत क्या है? तो ग्लोब पर पृथ्वी के सभी भागों को एक साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नहीं, सभी भागों को एक साथ नहीं देखा जा सकता स्पष्ट रूप से। पृथ्वी का केवल एक ही भाग देखा जा सकता है एक समय में, सभी भागों को एक साथ नहीं देखा जा सकता। कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच और मकर रेखा तथा अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित ताप कटिबंध को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। पृथ्वी को तापमान के आधार पर फ्रेंड्स 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उष्ण, समशीतोष्ण और शीत कटिबंध। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर आती है और आर्कटिक वृत्त जो है ये 66 उत्तर में मिलेगा आपको। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में और उसी के नीचे आप जाएंगे तो 66 डिग्री दक्षिण के बीच में समशीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। ये वाला जो क्षेत्र है 23.5 से लेकर 66 के बीच का, यहाँ पर तापमान सामान्यतः मध्यम रहता है, न तो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है और न ही बहुत गर्मी पड़ती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये डिवीजन इस प्रकार से है। किसी स्थान की सटीक भौगोलिक स्थिति ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ किसका उपयोग किया जाता है? देशांतर रेखाएं। किसी भी स्थान की सटीक स्थिति को ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं दोनों का उपयोग किया जाता है। अक्षांश उत्तर दक्षिण की स्थिति और देशांतर जो है पूर्व पश्चिम की स्थिति को व्यक्त करता है। दोनों मिलकर किसी स्थान के भौगोलिक निर्देशांक को निर्धारित करते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्यान दीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार ध्यान से देख लीजिए। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है फ्रेंड्स तो ले लीजिए। फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान से पढ़ाई की अब तक की तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? आंसर दीजिए दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के और भी वीडियोज़ को आप देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।